देखिएगा, आज की क्लास में जो आपका सीएमए फाइनल का सेकंड ग्रुप है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप के अंदर पढ़ाऊंगा वो होगा पेपर नंबर 20, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन का। पहले एक बार सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे वो बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक होगा। देखिए, एसपीएम और बिजनेस वैल्यूएशन का जो आपका फाइनल के अंदर टॉपिक है उसमें एसपीएम 50 नंबर का पार्ट है, बिजनेस वैल्यूएशन आपका 50 नंबर का है। एसपीएम के अंदर अगर मैं बात करूं तो दो चैप्टर आपके कंप्लीटली थ्योरी थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, जिसमें स्टडी नोट नंबर 1 और 2 आप पढ़ेंगे। नोट्स आपको सारे दो मैं अपने प्रोवाइड करूंगा यहाँ से, जिसके आप पढ़ सकेंगे सारी चीजें। और स्टडी नोट नंबर 3 और 4 जो है वो प्रैक्टिकल बेस है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस वैल्यूएशन की, तो बिजनेस वैल्यूएशन कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस है। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर बात करते हैं तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को लेकर के, एक है मर्जर एंड एक्विजिशन का चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मर्जर एंड एक्विजिशन का, जिसकी वेटेज एग्जाम के अंदर जो है वो 24 मार्क्स की है। इसका मतलब 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगर पूरे एसपीएम और बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वो मर्जर एक्विजिशन का है, जिसको मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, हेडिंग डालेंगे, मर्जर एंड एक्विजिशन। चलिए देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझते हैं। सारी कंप्लीट थ्योरी, जो भी कुछ कंटेंट है मैं सब लिखवाता आपको चलूंगा। साथ में मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, पास्ट एग्जाम में आए हुए स्कैनर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं आपको क्लासरूम में सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के विषय में। चैप्टर का नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। नाम से ही समझ में आता है कि मर्ज करना, इसका मतलब दो चीजों को मिलाना। एक्विजिशन का मतलब किसी ना किसी चीज को एक्वायर करना। देखिए, कंपनी क्या करती है जनरली, कंपनी का जो सबसे पहला और प्राइम मोटिव या प्राइम उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए उसका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो गड़बड़ाया हुआ होता है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, अगर वो अच्छा करेगी तभी जाकर के शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाएगी। तो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे प्राइम उद्देश्य कंपनी के लिए होता है कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करे, या अगर नहीं क्रिएटेड है तो उसको ढंग से क्रिएट करे। उसके लिए वो क्या करती है, 3 प्रकार के ऑप्शंस ऑप्ट कर सकती है। अगर उसको ऑप्ट करना है तो पहला ऑप्शन होता है उसके सामने, या तो वो उसको मर्ज करती है या अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है। दो केसेस होते हैं, 3 केसेस मैं आपको बताऊंगा। पहले 2 केसेस के बारे में बात करते हैं। तो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग कंपनी के प्लान को या एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए या तो बिजनेस को एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करने का मतलब या तो नए रिसोर्सेज के थ्रू बिजनेस क्रिएट करना या बढ़ाना, या किसी दूसरी कंपनी को या दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना या उसके अंदर मर्ज हो जाना। तब जाकर के उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा बनता है। कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाएगी। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको लिखवा रहा हूं, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच पर अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ कुछ बातें पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव। इसमें लिखेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, wealth of shareholder, but due to some but due to some reasons, company is not
एबल टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, wealth of shareholder for for maximization of wealth, company need to restructure the organization, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करती है, दोबारा से रिक्रिएट करती है। चलिए पहले आप इतनी बात नोट करेंगे। अब रीस्ट्रक्चर करने के 3 प्रोसेस होते हैं। चलिए लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, restructure of organization includes restructure of organization includes 3 प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है एक्सपांशन, या तो बिजनेस को वो एक्सपेंड करे, दूसरा कंसंट्रेशन, या मतलब इसको आप बोल सकते हैं डीमर्जर। अभी सारे प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा इनका मतलब क्या होता है। तीसरा है चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सबसे पहली बात मैंने आपके सामने क्या बोली, देखिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने के लिए 3 प्रोसेस मैंने बताए, एक्सपांशन करना, डीमर्जर करना या कंट्रोल चेंज करना, जो भी ओनरशिप राइट किसी भी व्यक्ति के हाथ में। एक्सपांड करने का मतलब क्या है, कंपनी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रही है उसको बढ़ाए, तब जाकर के उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ेगा और जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो पाएगी। शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आगे जाकर के बताऊंगा, केवल जनरल ओवरव्यू में अभी दे रहा हूं। इसके अलावा दूसरा मैंने बताया डीमर्ज करना। डीमर्ज करने का मतलब होता है किसी के साथ जाकर के एक तरीके से मिल जाना। दूसरा मैंने तीसरा बताया कि चेंज इन ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले जो ओनरशिप राइट किसी भी व्यक्ति के पास हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड नहीं कर पा रहा, बड़ा नहीं कर पा रहा, या कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रॉपर नहीं बना पा रहा, जिस वजह से ओनरशिप राइट जो है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में ट्रांसफर करने पड़ते हैं, या जो कंट्रोल है किसी भी कंपनी का वो किसी के दूसरे के हाथों में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब कंट्रोल ट्रांसफर कैसे किया जाता है, क्या करते हैं, वो सारी बातें अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए 3 प्रकार के प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं जो मैंने आपको बताया। अब एक एक करके एक प्रोसेस को अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सपांशन प्रोग्राम की, देखेंगे। एक्सपांशन प्रोग्राम के लिए प्रोसेस रहेगा, इसमें आप यहां से इसको आप नीचे लिख लेंगे, या तो मर्जर के थ्रू या एक्विजिशन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं एक्सपांशन प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा, तो पॉइंट नंबर 3 डाल करके आप लिखेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मर्जर एंड एक्विजिशन।
देखिएगा, इसमें लिखेंगे मर्जर इज अ शॉर्टकट टेक्निक, इज अ shortcut technique to achieve growth, to achieve growth to achieve growth in business, but it is costly technique also, costly technique also. देखिएगा, देखिए मर्जर का मतलब क्या, एक शॉर्टकट टेक्निक है कि किसी भी कंपनी में जाकर के मिल जाओ या किसी और कंपनी को आप अपने आप में मर्ज कर लो। देखिए किसी और कंपनी को अगर आप मर्ज करेंगे तो ये प्रोसेस तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन अगली कंपनी को खरीदना या अपनी कंपनी को बेचना एक बहुत बड़ा कॉस्टली पार्ट है। तो इस वजह से ये जो है एक प्रकार सा शॉर्ट टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में ही, एडिशनल बेनिफिट फॉर मर्जर, for merger management has to, for merger management has to prove, management has to prove additional benefit, जिसको बेसिकली मैं बोलता हूं सिनर्जी बेनिफिट, सिनर्जी बेनिफिट ड्यू टू मर्जर, ड्यू टू मर्जर। हाँ जी, जब आप मर्जर कर रहे हो या किसी भी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, तो जिस भी कंपनी में मर्ज होना है या जिस भी कंपनी को एक्वायर करना है, तो उस कंपनी का आपके साथ जुड़ करके क्या सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा, इस बात का मैनेजमेंट आपको एक जस्टिफिकेशन देगा, तभी आप उस कंपनी को मर्ज करोगे या अपनी कंपनी को किसी और में मर्ज करवाओगे। अब वो सिनर्जी बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में करता हूं, तो पहले आप यहां तक की बात एक बार नोट कर लें। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूं सिनर्जी बेनिफिट की। चलिए इसमें लिखेंगे सिनर्जी बेनिफिट मींस, synergy benefit means additional value created due to merger, due to merger. In other words, it is the excess value, it is the excess value created over the individual value, over the individual value of companies, of companies। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि दो कंपनी है एक्स और वाई, तो मर्ज होने के बाद उनकी जो वैल्यू बनेगी एक्स और वाई कंपनी की, वो ग्रेटर देन होगी दोनों कंपनी की इंडिविजुअल वैल्यू से। बड़ी सिंपल सी बात, मैंने यहां पर क्या बोली, सिनर्जी बेनिफिट का मतलब यहां पर कैसे समझना है आपको, कि जब दो कंपनी मिलकर के या एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है, मिलकर के जब एक कंपनी बनती है, तो इस कंपनी का जो बेनिफिट होगा या इस कंपनी की जो वैल्यू होगी वो दोनों इंडिविजुअल कंपनी से ज्यादा होगी।
क्या मतलब, जैसे आप इसको अगर अमाउंट के टर्म्स में समझो तो कैसे समझोगे? जैसे मान लो एक कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ की है और दूसरी कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ की है, दोनों वैल्यू मिल रही है तो 10 करोड़ नहीं बनेंगी, 10 करोड़ से ज्यादा बनेंगी। और 10 करोड़ से ज्यादा जो बनेंगी, जैसे मान लो 12 करोड़ की वैल्यू बनी, तो 2 करोड़ की जो एक्स्ट्रा वैल्यू बनी वो सिनर्जी बेनिफिट के कारण से जो एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट होगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका सिनर्जी बेनिफिट कहलाएगा। ठीक है? जैसे मान लो एक इंडिविजुअल कंपनी, आप इसको केवल अमाउंट टर्म्स में समझो अभी, कि एक्स कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या वो जो बेनिफिट है वो 5 करोड़ का क्रिएट करती है, ये कंपनी 5 करोड़ का इंडिविजुअल क्रिएट करती है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगी तो कुछ ना कुछ सिनर्जी बेनिफिट दोनों कंपनी को एक दूसरे के लिए मिलेगा, तो उनकी जो ग्रोथ है या जो उनका डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा तेज गति से होगा। तो ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ की वैल्यू ये डेवलप कर रही है, ये आगे जाकर के 12 करोड़ की वैल्यू डेवलप करेंगी। तो जो एक्स्ट्रा 2 करोड़ की वैल्यू डेवलप कर रही है वो किस कारण से कर रही है? सिनर्जी बेनिफिट के कारण से कर रही है। तो सिनर्जी बेनिफिट का मतलब मैंने ये वाला बताया, इसको एक बार आप नोट कर लेंगे। चलिए अब इसमें नोट करेंगे। अच्छा, सिनर्जी बेनिफिट अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सिनर्जी बेनिफिट अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? कि वैल्यू ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई, इसमें से माइनस कर दोगे किसको? वैल्यू ऑफ कंपनी एक्स प्लस वैल्यू ऑफ कंपनी वाई। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको बताया कि वैल्यू ऑफ कंपनी मिलने के बाद इसकी वैल्यू अगर 12 करोड़ की बनती है, इसकी वैल्यू 12 करोड़ की बनती है, और दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज मैंने कितनी बोली? 5 करोड़ प्लस 5 करोड़ की है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है 2 करोड़ का, वो आपका सिनर्जी बेनिफिट कहलाएगा। ठीक है? बिल्कुल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आगे की बात कर रहा हूं, देखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? आगे नोट करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मर्जर की। देखिएगा, देखिए मर्जर का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, ये दोनों वाउंड अप होती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है ए बी लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनीज का जो है मर्जर किस में हो गया? ए बी लिमिटेड में हो गया। मर्जर का मतलब क्या? कि ए लिमिटेड अपनी कंपनी को बंद कर दिया, बी लिमिटेड भी अपनी कंपनी को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद एक नई कंपनी बनी जिसका नाम क्या रखा गया? ए लिमिटेड। अभी जितने भी सिनेरियो बनेंगे वो सब बता रहा हूं मैं आपको, है ना? तो ये ए बी लिमिटेड बनी, तो दोनों कंपनी क्या हो गई? वाउंड अप हो गई, अपने बिजनेस को खत्म करके एक नए बिजनेस के साथ एसोसिएट हो गई। ठीक है? अब इसमें आप कुछ बात मैं आपको लिखवा रहा हूं, उसको लिखेंगे, या फिर आप नीचे लिख लो कि ऑल एग्जिस्टिंग कंपनीज, ऑल existing companies, all existing companies must be wound up, must be wound up, and and new company new company form to take over, form to take over take over existing company, फॉर्म टू टेक ओवर एग्जिस्टिंग कंपनी। तो दोनों ही कंपनी वाउंड अप हो जाएंगी और एक नई कंपनी टेक ओवर कर लेगी दोनों एग्जिस्टिंग कंपनीज को। ये हो गई केस मर्जर का। चलिए दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, एब्जॉर्प्शन। दूसरा केस है एब्जॉर्प्शन, किसी में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाना,
तो देखिएगा इसका मतलब क्या। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक ए लिमिटेड है और एक कंपनी आपकी है बी लिमिटेड। अब मान लीजिए मैंने बोला बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड में जाकर के एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि बी लिमिटेड गोज इनटू इसको आप ऐसे लिख लो, बी लिमिटेड गोज इनटू वाइंडिंग अप, अपना बिजनेस बंद कर रही है और जाकर के ए लिमिटेड में एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसमें जो नाम रहेगा वो किसका रहेगा, ए लिमिटेड का रहेगा। बी लिमिटेड जो है अपना बिजनेस बंद करके सारे असेट्स और लाइबिलिटी को कहां पर ले जाएगी, ए लिमिटेड में जाकर के अब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं तीसरा केस। तीसरा केस है एक्विजिशन एंड टेक ओवर। एक्विजिशन एंड एक्विजिशन एंड टेक ओवर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्विजिशन का मतलब राजी खुशी अपने कंपनी में मर्ज होना, और दूसरा टेक ओवर का मतलब जबरदस्ती। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूं इस केस को। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी आपकी है बी लिमिटेड, और एक तीसरी कंपनी इसको क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है या टेक ओवर कर रही है, जिसका नाम मैंने बोल दिया सी लिमिटेड। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर होता है। तो आप यहां पर लिख लेंगे कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। और बी लिमिटेड भी क्या करती है, अपना कंट्रोल ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है, सी लिमिटेड को करती है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको क्या नोट करनी है कि एक्विजिशन का मतलब क्या है। इसको आप ऐसे लिख लो, एक्विजिशन का मतलब क्या है, फ्रेंडली मर्जर। इसको वैसे बोलते हैं फ्रेंडली मर्जर, अभी समझाऊंगा क्या मतलब है फ्रेंडली मर्जर। और टेक ओवर का मतलब जो है, टेक ओवर का मतलब है फोर्स्ड मर्जर। फोर्स्ड मर्जर। अब देखो ये केस क्या है, इसको एक बार समझते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी डिटेल बात में अभी इसके बाद ही करने वाला हूं, पहले आप इतनी बात नोट कर लो फिर मैं समझाता हूं फ्रेंडली मर्जर और फोर्स्ड मर्जर का क्या मतलब है। चलिए देखिए मैंने कंसेप्ट बताया एक्विजिशन और टेक ओवर। एक्विजिशन का मतलब एक नई कंपनी क्या कर रही है, किसी कंपनी को खरीद रही है। टेक ओवर करने का मतलब भी एक इसी तरीके से है कि टेक ओवर मतलब उसके जितने भी असेट्स लायबिलिटी उस पर आपका कब्जा कर लेना। अब यहां पर क्या करती है, सी लिमिटेड कंपनी एक लिमिटेड को फ्रेंडली मर्जर के लिए इनवाइट करती है। फ्रेंडली मर्जर का मतलब क्या है, उसको बोलती है कि आपके शेयर होल्डर को मैं इस सर्टेन प्राइस पे खरीद रही हूं, आप मेरे साथ आकर के मर्ज हो जाओ। तो ए लिमिटेड को पता है कि उसकी हालत खराब चल रही है, वो अपने उस प्राइसेस को एक्सेप्ट करती है। मतलब कंपनी एक्सेप्ट करती है का मतलब क्या, शेयर होल्डर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर ही उस कंपनी को चलाने वाले हैं। तो सी लिमिटेड ने मर्ज करने के दौरान कंडीशन क्या रखी कि आपके शेयर होल्डर की प्राइस या वर्थ जो है इस समय एक शेयर होल्डर की 100 रुपए की है, मैं 110 रुपए लेकर के अपने आप में मर्ज करवाना चाहती हूँ, बोलो होना चाहते हो कि नहीं। वो एक्सेप्ट कर लेती है राजी खुशी। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडली मर्जर बोलते हैं। बी लिमिटेड बोलती है कि मैं मर्ज नहीं होंगी, शेयर होल्डर मना करते हैं या उसके जो टॉप अथॉरिटी है वो मना करती है। तो ये क्या करते हैं, शेयर होल्डर को 100 रुपए की जगह 200 रुपए देके एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट देकर के उसको मर्ज करते हैं, जिसको बोला जाता है फोर्सफुली मर्ज करना। मतलब सी लिमिटेड ने डिसाइड कर लिया कि मर्ज तो करना है मुझे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट देकर के या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा देकर के सामने वाले को अपने में मिला लूंगा। एक राजनीति टाइप की होती है, उसको हम टेक ओवर बोलते हैं। तो टेक ओवर का मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली मर्ज करवाना, और फ्रेंडली मर्जर को बोला जाता है बेसिकली क्या, एक्विजिशन। बात समझ में आ रही है क्या मेरी आपको।
चलिए, अब इसमें दो कंसेप्ट और आते हैं, दो पॉइंट और आते हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले यहां तक की बात नोट करके मुझे बताओ कि यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या आपको? एक बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट रिप्लाई करें। यहां तक की बातें जो मैंने बताई एक बार क्लियर है? एक्विजिशन का मतलब क्या बोला मैंने? कि सी लिमिटेड कंपनी किसी सर्टेन कंपनी को उसके शेयर्स का प्राइस देकर के अपने में मिलाना चाहती है, और ए लिमिटेड इस प्रोसेस को राजी हो जाती है, वो हाँ कर देती है कि मैं हाँ आपके अंदर मर्ज होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रही, तो जो प्राइस आप दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके मैं आप में मर्ज हो रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ फोर्सफुली यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, वो डायरेक्टली जाकर के मर्ज हो गई। ऐसा केस कब सामने आता है या कब देखने को मिलता है? जब ए लिमिटेड कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसको जो प्राइस मिल रही है उससे ज्यादा नहीं मिल सकती, तो वो फ्रेंडली मर्जर के थ्रू किसी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है। और फोर्सफुली मर्जर का केस क्या होता है? जब कंपनी को पता है कि उसकी कंडीशन ठीक है और वो नहीं चाहती मर्ज होना, लेकिन शेयर होल्डर उसके जबरदस्ती परचेज कर लिए जाते हैं या अपने अंदर मिला लिए जाते हैं, तो उसको हम टेक ओवर की कंडीशन में बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें दो बातें और मैं बताऊंगा, उसको लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 4 के नाम से। हाँ जी, अब आप हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, एक मैं बता रहा हूं आपको पॉइंट, टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर, पहले इसको लिखो फिर समझाता हूं मैं। देखिए इसमें लिखेंगे, इट इज द प्राइस, इट इज द प्राइस ऑफर बाय, ऑफर बाय एक्विजिशन कंपनी टू शेयर होल्डर्स, टू शेयर होल्डर्स of target company, of target company under, under hostile takeover। hostile takeover का मर्ज मतलब होता है फोर्सफुली मर्ज करना। आगे लिखेंगे, द प्राइस ऑफर्ड, द प्राइस ऑफर्ड टू शेयर होल्डर, टू the price offered to shareholder of target company, of target company is generally higher than, generally higher than the market price, higher than the market price। तो ये जो फोर्सफुली मर्जर किया जाता है जिसको टेक ओवर नाम दिया, वो बेसिकली किसके थ्रू होता है? टेंडर ऑफर के थ्रू। टेंडर ऑफर जनरली शेयर होल्डर को जो उसकी मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा कोट किया जाता है और जबरदस्ती उसको अपने आप के अंदर मर्ज कर लिया जाता है, और वो प्रोसेस मैंने आपको बताया किसका कहलाता है? टेक ओवर का कहलाता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक कंसेप्ट और है जिसका नाम है बियर हग। इसके बाद मैं लिखवा रहा हूं, पहले यहां तक की बात नोट कर लें। क्या हुआ? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 5, बियर हक। हाँ जी, इसमें लिखेंगे, बियर हग इज अ प्रोसेस, beer hug is a process under which, under which a letter is sent, a letter is sent to target company, to target company asking for, asking for acquisition, asking for acquisition
but it also but it also says that but it also says that in case in case board of directors board of directors does not agree does not agree board of directors does not agree with the proposal with the proposal with the proposal, then acquisition या then acquiring company would offer tender offer would offer tender offer। मतलब एक तरीके से आप समझ लें धमकी भरा पत्र, बियर हक जिसको बोलते हैं। बियर हक का मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमकी दी जाती है। इस वर्ड से अगर आप इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला जाता है कि सर्टेन प्राइस पे आप अपने आप को टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक टेंडर ऑफर आपकी तरफ रखेंगे जिसके अंदर आपके शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइसेस पे खरीद लेंगे। ठीक है, तो या तो आप एक्सेप्ट कर लो, नहीं एक्सेप्ट करते तो टेंडर ऑफर के थ्रू आपको दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी में क्या कर लिया जाएगा, टेक ओवर कर लिया जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए, एक बार यहां तक की बातें सारी समझ में आ गई। मैं जो भी बातें बताई हैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूं, क्या बातें बताई हैं, फिर अपन आगे प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं मर्जर और एक्विजिशन का, ये मर्जर और एक्विजिशन का चैप्टर कब क्यों पढ़ा जा रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक बहुत अच्छी तरह से क्रिएटेड होना चाहिए, उसकी जो मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स होते हैं, कोई भी प्रकार का लोन आपने ले रखा है, वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर्स की या डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस जितनी ज्यादा है उस हिसाब से आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या उसकी मार्केट वैल्यू है वो उतनी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उस शेयर होल्डर की जो वेल्थ है या उस कंपनी की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है। अगर कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस कम है तो उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कमजोर है तो मार्केट वैल्यू भी उसकी कमजोर हो जाएगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़िया बनाने के लिए, शेयर की मार्केट वैल्यू को बढ़िया बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है मर्जर और एक्विजिशन का, ये बेसिकली अपनाया जाता है। आप इसको कहीं और तरीके से लिंक मत करना जो आपने पुराना कहीं पढ़ा है। मैं ये जो बात पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सेपरेट पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है उसको भी लिंक करूंगा आगे जाकर के, पहले आपको जो बात बता रहा हूँ उसको समझना है। तो मर्जर और एक्विजिशन के केस के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर को रिक्रिएट किया जाता है या रीडिटरमाइन किया जाता है, उसके मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए। पहले प्रोसेस में मैंने आपको बताया या तो बिजनेस क्या करता है, अपने आप को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करना मतलब बिजनेस को बढ़ाना, बढ़ा वो किसी भी तरीके से सकता है, उसके बारे में आगे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। डीमर्जर का मतलब जो है किसी के साथ जाकर के मिल जाना जिसे बोलते हैं, और यह होता है कंट्रोल और मैनेजमेंट किसी के दूसरे के हाथ में ट्रांसफर कर देना। सबसे पहले मैंने बताया आपको एक्सपेंशन के बारे में, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में। तो बढ़ाने के प्रोसेस के अंदर मैंने आपको जो सारी बातें बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसका जो है प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई बात पूछनी है तो बताएंगे एक बार। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बेसिक बातें मैंने अभी रखी हैं। अब इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे जब बढ़ूंगा ना तब चीजें आपको धीरे धीरे से और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगी। ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनता है। चलो अब इसके बारे में नेक्स्ट आगे की बातें करते हैं, देखेंगे। चलिए देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा नंबर का है? 6। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मर्जर। टाइप्स ऑफ मर्जर तो लिख लेंगे यहां पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मर्जर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मर्जर। मर्जर जो है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से?
पहला होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, दूसरा दूसरा होता है वर्टिकल मर्जर, और तीसरा होता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। चलिए, हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं इनका मतलब क्या है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का मतलब क्या है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब क्या, कि जो कंपनी जिस प्रोडक्शन लाइन के अंदर या जिस प्रोसेस की काम करे, जैसे मान लो कोई धागा बनाने वाली कंपनी है, वो किसी धागा बनाने वाली कंपनी को अपने अंदर मर्ज करती है, तो ये आपका कहलाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, यानी वो भी कंपनी जो काम कर रही है वही आप काम कर रहे हो। वर्टिकल मर्जर का मतलब क्या होता है, आपने किसी भी कंपनी की जो सप्लाई चेन है या प्रोडक्शन लाइन है उसको अपने अंदर मर्ज किया। जैसे लकड़ी बनाने के लिए मुझे फेविकॉल की जरूरत पड़ती है, तो फेविकॉल रॉ मटेरियल में किसी बाहर से परचेज करता हूं, ठीक है। अब मैं फेविकॉल बाहर से परचेज ना करके उसकी प्रोडक्शन लाइन अपने अंदर ही स्टार्ट करता हूं, या मैं ऐसी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लूं जो कि फेविकॉल बनाती है, ठीक है ना। मतलब मैं कंपनी, मेरा काम क्या है, लकड़ियां या टेबल कुर्सियां बनाना काम है ना, सपोज। तो टेबल कुर्सी मैं बना रहा हूं, तो या तो रॉ मटेरियल मैं बाहर से परचेज करूंगा, या रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी उसको अपने अंदर मर्ज कर लूं, तो मुझे बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, या तो रॉ मटेरियल सप्लायर कंपनी है उसको आप अपने अंदर मर्ज कर लो, या सप्लाई चेन वाली जो कंपनी है, यानी कि जो आपका फिनिश गुड्स बन जाता है उसको बेचने वाला प्रोसेस है आगे का, फिनिश गुड्स को बन जाने वाला, उसको अपने अंदर मर्ज कर लो। यानी आप अपनी प्रोडक्शन लाइन को आसान बनाओ किसी भी तरीके से। तो जो भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर ऊपर या नीचे वाली कंपनीज हैं जिससे आप बाहर वाले पे डिपेंडेंट हो, उसको अपने अंदर मर्ज करना क्या कहलाता है, वर्टिकल मर्जर कहलाता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब सेम ऑफ लाइन ऑफ कंपनी या सेम प्रोडक्शन लाइन जो आप कर रहे हो वही कोई दूसरी कंपनी कर रही है, वो आपके अंदर आकर के मर्ज हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मर्जर। इसके अलावा मैंने तीसरा क्या बताया, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इसका मतलब क्या, कि मैं काम किसका है, लकड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने का है, इसके अलावा कोई नई चीज, मान लो मैंने कोई भी एक बिजनेस आप कह लें, जैसे दवाई वाली बनाने वाली कंपनी है, उसमें एंटर हो जाता हूँ। मतलब कोई दूसरे ही सेगमेंट में एंटर होता हूँ या दूसरे सेगमेंट को अपने अंदर मिला लेता हूँ, तो उसे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर बोलते हैं। मतलब आपका काम क्या है, धागा बनाना है या फिर लकड़ी कुर्सी बनाना है, और आप कोई दूसरी कंपनी, दवाई बनाने वाली कंपनी है या कोई भी फूड बनाने वाली कंपनी है, उसको अपने अंदर मर्ज कर रहे हो, जिसका आपके सेगमेंट से कोई लेना देना नहीं है, नए सेगमेंट की कंपनी अंदर मर्ज कर रहे हो, तो उसको कॉन्ग्लोमरेट मर्जर बोलेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में आगे स्टार्ट करूंगा। इसके बाद, अब इसके बाद जो है मैं प्रैक्टिकल प्रोसेस आपका स्टार्ट कर रहा हूं। प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या क्या है वो आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, जो बातें मैं लिखवाते जा रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से लिखते जाना, ठीक है ना। सारी बातें लिखने के बाद मैं एक गो थ्रू करवाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा सारी चीजों का, तो एक बार आप सारी चीजें लिखते जाओ पहले, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बात आएंगे पॉइंट नंबर 7 पर, या आप डाल के लिखें हेडिंग पे टॉपिक नंबर 1। अब प्रैक्टिकल पार्ट में इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टॉपिक नंबर 1। इसमें लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट consideration, how to calculate consideration which is based on, which is based on, which is based on exchange of shares, exchange on shares। चलिए, पहले एक बार लिखते हैं फिर इसको समझेंगे। देखिए, लिखेंगे whenever any acquiring company, whenever any acquiring company wants to issue, wants to issue
its shares to shareholders to shareholders of target company then a company needs to calculate swap ratio। इसका मतलब किसी भी कंपनी को अपने अंदर अगर मर्ज कर रहे हो, मिला रहे हो, तो किसी भी दूसरी कंपनी को जो आप पेमेंट करते हैं शेयर्स के रूप में, और वो जो पेमेंट किया जाता है वो बेसिकली किस रूप में किया जाता है? स्वैप रेशियो। स्वैप का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक्सचेंज करना, कि आप अपने शेयर्स मेरी कंपनी में मिला रहे हो तो बदले में आप क्या ले रहे हो। तो बदले में कंसिडरेशन जो है किस रूप में पे किया जा रहा है? शेयर्स के रूप में पे किया जा रहा है। तो हेडिंग क्या लिखी है मैंने? हाउ टू कैलकुलेट कंसिडरेशन विच इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑन शेयर्स। यानी कि किसी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मिलाते वक्त आप जो पेमेंट करते हो वो किस रूप में करते हो? शेयर्स के रूप में करते हो। ठीक है, ये हो गया स्वैप रेशियो। अब ये स्वैप रेशियो का आगे कैलकुलेशन पार्ट क्या है, इसका वर्किंग नोट क्या बनता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना। तो एक बार आज की क्लास में अपन इतना रखेंगे। तो जो भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया एक बार आप इसको पढ़ के आएंगे। पहले मैं कल इसको रिवाइज करवाऊंगा, फिर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं। धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, लास्ट क्लास में बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मर्जर एंड एक्विजिशन का। ठीक है, मैं पहले कल की क्लास में जो भी कंटेंट पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, फिर आज की क्लास से अपन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मर्जर एंड एक्विजिशन का जो चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया कि इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है अपने को उसको मैक्सिमाइज करना है, और आपका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है या एग्जिस्टिंग कंपनी की जो पोजीशन है उसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो हम क्या करेंगे, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करेंगे या रीडिजाइन करेंगे। इसको रिक्रिएट करने के पीछे या करने के तरीके मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए। 3 वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी कंपनी के अंदर कोई ना कोई कमी है जिसको हमको दोबारा से ठीक करना है। तो 3 तरीके मैंने क्या बताए, या तो आप अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपांशन करेंगे, या आप उसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, संकुचित करेंगे, या आप उसका मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी एक्सपांशन करने की। किसी भी कंपनी को एक्सपेंड करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो मर्ज करेगी या वो एक्वायर करेगी, या तो वो किसी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मिलाएगी या खुद किसी दूसरी कंपनी में जाकर के मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन करना मतलब डीमर्जर करना, मतलब संकुचित करना। इसका मतलब मान लीजिए कोई भी कंपनी जिसके 2 या 3 प्रकार की एक्टिविटी है, 2-3 प्रकार की एक्टिविटी उससे संभल नहीं रही, तो 1 या 2 एक्टिविटी को वो खत्म करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, डीमर्ज करती है, संकुचित करती है। तो इस वजह से जो एक्टिविटी कर रही है उसको प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करके और उसकी मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू को बढ़ाती है। तीसरा ऑप्शन मैंने बताया कि कंपनी को चलाने वाला जो मैनेजमेंट है या कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो वो या तो क्या करती है अपने मैनेजमेंट को चेंज करती है, या अपना जो कंपनी का कंट्रोल है वो किसी दूसरे के हाथों में देती है। तो ये जो प्रोसीजर है वो है कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको रिक्रिएट करने का प्रोसेस। हालांकि मैथमेटिकल टर्म्स में या कैलकुलेटिव पार्ट में आगे बताऊंगा मैं कैसे होगा सारी चीजें, मैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपके दिमाग में बता रहा हूं। इसके बाद सबसे पहला पोजीशन अपन ने स्टार्ट किया एक्सपांशन प्रोग्राम। एक्सपांशन में सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं मर्जर एंड एक्विजिशन। बाकी 2 पार्ट थ्योरेटिकली हैं, यही चैप्टर में बेसिकली अपने को पढ़ना है। मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर मैंने आपको बताया करना आसान है, कोई भी कंपनी में जाके मिलना या किसी भी कंपनी को एक्वायर करना, लेकिन इसके अंदर काफी हैवी कॉस्ट आपकी इंकर्ड होती है। किसी भी दूसरी कंपनी को मुझे अपने अंदर मिलाना है, एक्वायर करना है, तो उस कंपनी की जो आज की तारीख में करंट डेट पर मार्केट वैल्यू है उसके बराबर मुझे उस कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, तब भी वो जाकर के हमारे अंदर मिलेगी। या हमको किसी के अंदर जाकर के मिलना है तो हमारी वैल्यू किसी दूसरे कंपनी से लेनी पड़ेगी। अब मैंने इस प्रोसेस के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे कि मर्जर और एक्विजिशन जो होता है इसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं।
देखिए मर्जर का मतलब मैंने बताया था साहब, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, दोनों ही कंपनी अपनी क्या करती हैं, दोनों कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस है उसको खत्म करती हैं, डिसॉल्व करवाती हैं, और एक नई कंपनी बनती है ए बी लिमिटेड। एक प्रोसेस मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन का, जिसके अंदर ए लिमिटेड बी लिमिटेड थी, बी लिमिटेड अपने आप को खत्म करती है और ए लिमिटेड में जाकर के मिल जाती है। फिर मैंने आपको बताया था एक्विजिशन या टेक ओवर। एक्विजिशन और टेक ओवर का मतलब क्या बताया, कि अगर फ्रेंडली मर्जर हो रहा है, इसका मतलब आपने किसी शेयर होल्डर को बोला साहब आपकी कंपनी खरीदना है, इस प्राइस पे खरीदना है, अगली कंपनी की पोजीशन खराब है और वो फ्रेंडली नेचर से आपके पास आकर के जुड़ना चाहती है, तो उसे हम एक्विजिशन की कैटेगरी में बोलेंगे। टेक ओवर का मतलब मैंने क्या बताया, कि आप उसमें जबरदस्ती फोर्स मर्जर के थ्रू अगर आप उसको एक्वायर कर रहे हो तो वो आपका टेक ओवर कहलाएगा। अब इसमें मैंने दो बातें आपको बताई थी, एक तो बताया था टेंडर ऑफर के बारे में, एक बताया था मैंने क्या, बियर हग। टेंडर ऑफर क्या होता है, टेंडर ऑफर का मतलब है, टेंडर ऑफर से पहले जाता है एक धमकी भरा पत्र, जिसको मैं क्या बोलता हूं, बियर हग। सब चीजें मॉड्यूल के अंदर हैं, सब चीजें मॉड्यूल से भी रिलेट कराऊंगा मैं, नोट्स हैं, नोट्स भी मैं आपको दूंगा, सब चीजें सिंप्लीफाइड मैनर में लिखी हुई हैं। बियर हक जो है एक प्रकार का धमकी भरा पत्र होता है, जो इस बात को लेकर के कंपनी को कहता है कि आप राजी खुशी हमारे पास आ जाओ, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा दाम पे करके हम आपकी कंपनी के शेयर होल्डर को खरीद लेंगे। अगर वो उस लेटर को मान जाते हैं तो अच्छी बात है, तो वो फ्रेंडली मर्जर कहलाएगा। नहीं मानते हैं तो उसको क्या बोला जाता है कि साहब आपको टेंडर ऑफर दिया जाएगा, टेंडर ऑफर के थ्रू हम आपको खरीद लेंगे। ठीक है, ये बात मैंने यहां तक की बताई। अब बात मैंने इसके बाद करी कि साहब जो मर्जर होता है वो तीन टाइप से किया जाता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, एक होता है वर्टिकल मर्जर, और एक होता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब है जिस टाइप ऑफ बिजनेस को आप कर रहे हो उसी सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस को खरीदना, ये हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया। वर्टिकल मर्जर का मतलब आपकी कोई सप्लाई चेन या कोई रॉ मटेरियल जिससे आप खरीदते हो, ऊपर या नीचे वाले लोग जो हैं वो उस पर किसी बाहर वाले पर डिपेंडेंट हो, बजाय उसके आप उसको अपने अंदर मिला करके बाहर वाले पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर लेते हैं, तो ये आपका वर्टिकल मर्जर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, बनाने के बाद उसको बेचने पर मैं किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट हूँ, तो उस दूसरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया, तो अब वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो ये कहलाता है क्या, वर्टिकल मर्जर। इसके बाद मैंने क्या बताया, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इसका मतलब क्या, बिल्कुल सेपरेट कोई कंपनी है, जैसे आपकी कंपनी अगर धागा बनाने वाली है, दूसरे की कंपनी जो है मेडिसिन बनाने वाली है, उसको अपने अंदर मर्ज कर रहे हो, यानी आपका बिजनेस और उसका बिजनेस क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। यहां तक की बात अपने को क्लियर थी। अब इसके बाद मैं प्रैक्टिकल पार्ट आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं। प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर सबसे पहले आप बात करते हैं कि जब आप किसी कंपनी को खरीदने जाएंगे या किसी की कंपनी में जाके मर्ज होंगे, तो उस अगली कंपनी से कुछ कंसिडरेशन के बदले में कुछ अमाउंट लेंगे या देंगे, और उस अमाउंट को लेंगे या देंगे वो किस रूप में होता है, शेयर्स के रूप में होता है। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं यहां तक की बात आप लोगों को बता चुका था। टॉपिक नंबर 1 क्या था, कि हाउ टू कैलकुलेट कंसिडरेशन विच इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज और एक्सचेंज ऑन शेयर्स, जो शेयर्स के एक्सचेंज पर डिपेंड करता है। अब यहां पर मैंने बताया साहब, वेन एवर एनी एक्वायरिंग कंपनी वांट टू इशू its shares to shareholder of target company, then a company need to calculate swap ratio कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब swap ratio की कैलकुलेशन कैसे बनती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट स्वैप रेशियो। तो अब लिखेंगे आप, हाउ टू कैलकुलेट स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो आप कैसे निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन मैं अब आपको बता रहा हूं, देखेंगे। देखो स्वैप रेशियो जो है अलग अलग मेथड से निकलता है। जो भी मेथड्स हैं सारे मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से नोट करते जाएंगे। सबसे पहले स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर। तो स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी जिसको आप खरीद रहे हैं, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अभी ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया इसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा कि ये कैसे बनाया है, ठीक है ना, पहले एक बार आप लिख लो। मेथड नंबर 2, स्वैप रेशियो
बेस्ड ऑन स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर। अगर स्वैप रेशियो अर्निंग पर शेयर पर बेस्ड है तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद मेथड नंबर 3, स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो, बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो। तो लिखेंगे स्वैप रेशियो इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। हाँ जी। इसके बाद लिखेंगे मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4, स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन नेट असेट वैल्यू एनएवी। तो लिख लें एनएवी ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय एनएवी ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। हाँ जी। मेथड नंबर 5, स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो स्वैप रेशियो इक्वल टू हो जाएगा बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। चलिए पहले इतनी बात नोट करेंगे। ये सब फॉर्मूले कैसे बने सब डिस्क्राइब करूंगा अभी मैं। चलिए पहले यहां तक की बात नोट कर लेंगे। चलिए नोट हो गई यहां तक की बात। नेक्स्ट, अब नोट डाल के मेरी कुछ बातें लिखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट, अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकालेंगे, ईपीएस कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। शेयर होल्डर को बांटने के लिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और नंबर ऑफ शेयर्स मैंने मार्केट में 1 लाख इशू कर रखे हैं। इसका मतलब एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले में कितना पैसा मिलेगा? 10 रुपए। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकाला जाता है? तो ये जब आपने स्टेटमेंट इंटरमीडिएट में पढ़ा है, पहले भी पढ़ रखा है कि सेल में से सभी प्रकार के ऑपरेटिंग खर्चे करने माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर सरकार को टैक्स देने के बाद आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, फिर उसमें से आप ईबीआईटी जो आता है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। सॉरी मैंने थोड़ा पहले बोल दिया।
कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी के पास आया है, अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपको अपने जो भी जिन जिन सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया है उनको आप बांटोगे। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में बता देता हूँ, ओरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी रिक्वायरमेंट जब आएगी तब इसको अपन समझ लेंगे। देखिए जब मैं कोई कंपनी चलाता हूं तो कंपनी चलाने के लिए कौन कौन से फंड, किन किन सोर्सेस से फंड इकट्ठा होता है। इक्विटी सोर्स, प्रेफरेंस सोर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर या लोन। तो अब जब मैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी के बाद पैसा कमाऊंगा तो इन सोर्सेस को उनके पैसों के बदले में कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस के बदले में क्या देना होता है, डिविडेंड। डिबेंचर और लोन पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या डालना होता है, रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट। भाई सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को न बांट करके कुछ पैसा हम रिटेन्ड करते हैं, क्यों, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई अनसर्टिनिटी बिजनेस में हैपन हो तो हम उसके लिए पैसा अपने पास अलग से रखा हो, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट ट्रांसफर करते हैं। तो जब मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया तो इसमें मैंने सिर्फ एक सोर्स ऑफ फंड का अप्रोप्रिएशन कर दिया है, किसका, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट मैंने दे चुका हूं, इंटरेस्ट दे चुका हूं, इसका मतलब डिबेंचर और लोन वालों को इंटरेस्ट मिल गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से किन किन लोगों का अप्रोप्रिएशन बाकी है, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर का, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, एक रिजर्व एंड सरप्लस का। तो अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले आप क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड। फिर आपके पास बचेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, पफेश जिसको बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। अब ऐसे केसेस पर दो सिचुएशन बनती है, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, या तो कंपनी सारा इक्विटी शेयर होल्डर को बांट देती है या कुछ पैसा रिटेन करके बाकी बांटती है। मान लीजिए उसने इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा, तो जैसे मान लो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आया 10 लाख रुपए, उसमें से उसने 4 लाख रुपए रोक लिए और बाकी बांटा, तो बांटा कितना, 6 लाख। तो अब की बार यहां पर अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त कितना काम में लोगे, 6 लाख काम में लोगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को वही तो बांट रहे हो। अगर सारा ही बांट रहे हो तो 10 लाख काम में लोगे। बात समझ में आ रही है मेरी। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, मार्केट प्राइस पर शेयर अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी या फर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ। एक तरीके से और कैलकुलेट करते हैं, तो और करके आप लिखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ जी, इसके अलावा और क्या क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ जी, सबसे पहले आप इतनी बातें एक बार नोट कर लेंगे। अब मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूं, नोट नहीं करना, केवल समझना है बस, ठीक है। देखिएगा, या इसको यहीं रहने तो, हाँ जी। चलिए अब मेरी कुछ बातों को समझेंगे।
देखिए यहां पर स्वैप रेशियो को कैलकुलेट करने के मैंने आपको फॉर्मूले बताए, जिसके अंदर मैंने हमेशा टारगेट कंपनी को ऊपर रखा हुआ है, एक्वायरिंग कंपनी को नीचे रखा है। इसका कारण क्या है? देखो दो टाइप के रेशियो होते हैं, एक तो होता है गुड रेशियो और एक होता है बैड रेशियो। गुड रेशियो क्या होते हैं, बैड रेशियो क्या होते हैं, पहले एक बार ओरली समझो, फिर मैं लिखवाऊंगा सारी बातें। जैसे मान लीजिए मैंने बोला किसी भी टारगेट कंपनी को आप खरीद रहे हैं, उसकी अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगी, मतलब मार्केट प्राइस अगर उसकी बढ़ेगी तो उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर उसका बढ़ेगा तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। प्राइस अर्निंग रेशियो उसका ज्यादा होगा टारगेट कंपनी का, तो वैल्यू बढ़िया है उसकी, तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो, सपोज मैंने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिखा कि मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर मान लीजिए मैंने ले लिया 50 रुपए, और मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी कितनी है? एक्वायरिंग कंपनी के, अभी नोट नहीं करना, केवल समझना है, 25। तो अगर मैं किसी भी टारगेट कंपनी को खरीद रहा हूं, ठीक है, और मार्केट प्राइस पर शेयर जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया अगली कंपनी के लिए। तो अगर मुझे टारगेट कंपनी को परचेस करना है तो मुझे उस एक शेयर के बदले में अपने कितने शेयर देने पड़ेंगे? तो आप कैसे निकालोगे? आपको एक जनरल पूछ रहा हूं, फॉर्मूले पे मत जाना। भाई 50 रुपए का टारगेट कंपनी का शेयर है जिसको मैं खरीद रहा हूं। मैं कौन हूं? एक्वायरिंग कंपनी, जो टारगेट कंपनी को खरीद रहा हूं। टारगेट कंपनी अपने आप को बिकवा रही है, यानी मेरे पास मर्ज हो रही है, और एक्वायरी कंपनी मैं हूं जो खरीदने वाला हूं। अब अगर मैं टारगेट कंपनी को खरीदूंगा तो टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपए का है, मेरी कंपनी का शेयर कितने का है? 25 का। अगली कंपनी को खरीदूंगा तो मुझे अपने कितने शेयर देने पड़ेंगे? 2 शेयर देने पड़ेंगे। कैसे निकाला मैंने? 50 को मैंने 25 से डिवाइड दे दिया। तो स्वैप रेशियो क्या हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो मुझे अपने कितने शेयर देने पड़ेंगे? 2 शेयर देने पड़ेंगे, तब उसका एक शेयर मैं परचेस कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो टारगेट कंपनी को मैंने ऊपर रखा और मैंने एक्वायरिंग कंपनी को नीचे रखा। अभी आगे जाके देखना फॉर्मूला रिवर्स होगा, वो होगा बेड रेशियो वाली कंडीशन में। ये मैं बता रहा हूं गुड रेशियो वाली कंडीशन। गुड रेशियो का मतलब, गुड रेशियो का मतलब कैसे समझो इसको, ऐसे समझो। अभी बेड के बारे में बताऊंगा ना तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पहले गुड रेशियो का मतलब समझो। मार्केट प्राइस ज्यादा, तो जो हम शेयर्स भी देंगे वो भी ज्यादा देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का ज्यादा है तो उसकी वैल्यू अच्छी है, तो हम उसको ज्यादा देना पड़ेगा। प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है, किसी की बुक वैल्यू ऑफ शेयर ज्यादा है, किसी की एनएवी ज्यादा है, तो ये गुड रेशियो वाली कंडीशंस हैं। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वैल्यू अगले को देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस केस को अगर थोड़ा सा रिवर्स करूं तो, जैसे मान लो ये 25 रुपए का है, ये 50 रुपए का है, तो अगर अगली टारगेट कंपनी को मुझे खरीदना है तो क्या मुझे अपना पूरा कंप्लीट एक शेयर देना पड़ेगा? क्या नहीं, मेरे आधे शेयर में ही मैं अगली कंपनी को खरीद लूंगा। तो आप खुद ऐसे सोच के चलो, आपके कंपनी की शेयर की वैल्यू 50 रुपए है, और जिस टारगेट कंपनी को आप खरीद रहे हो उसकी शेयर की वैल्यू 25 रुपए ही है, वो मरी हुई कंपनी है एक तरीके से। तो आप उसको क्या करोगे? कम पैसा दोगे, कम पैसों में काम हो जाएगा। तो 50 को 25 से डिवाइड दूं कि 25 को 50 से डिवाइड दूं? 25 को 50 से डिवाइड दूंगा। 25 को 50 से डिवाइड दूंगा, इसका मतलब 0.50 आया। 0.50 का मतलब मेरे आधे शेयर में ही वो कंपनी खरीद ली जाएगी मेरे द्वारा। बात समझ में आ रही है क्या? तो गुड रेशियो की कंडीशन जो मैंने आपको बताई है उसमें टारगेट कंपनी ऊपर आती है, एक्वायरिंग कंपनी कहां आती है? नीचे आती है। मेरी बात ये क्लियर हो गई? ठीक है। इसी प्रकार अर्निंग पर शेयर को लेकर के बात करोगे तो भी यही सिमिलर बात होगी, प्राइस अर्निंग रेशियो को लेकर के बात करोगे तो भी सिमिलर बात हो। अभी एग्जांपल्स कराऊंगा, सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है क्या? अब मैं आपको बता रहा हूं बैड रेशियो वाली कंडीशन क्या होती है, देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, व्हेन इंफॉर्मेशन is given in the question about bad ratio, about bad ratio, then formula will be reverse. जैसे जैसे मान लीजिए मैंने बोला, इसको एक एग्जाम्पल समझो पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है ना? इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर्मूला आप नोट करना,
अभी जितनी बातें लिखाई हैं केवल उसको नोट करना, अभी कुछ नोट मत करना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कुछ बात लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको नोट करनी है। पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, उसको समझो पहले, फिर उसको नोट